अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D4 8th एडिशन, चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3A स्टैटिस्टिकल डाटा एनालिसिस का टॉपिक हम करें। सीधा सीधा स्टैट्स का टॉपिक है यार, एवं लंबी करी है इन्होंने। अच्छा जी, क्या कह रहे हैं? द टेबल बिलो शोज द एजेस ऑफ 80 वर्कर्स इन अ कंपनी। ओके, कॉपी एंड कंप्लीट द फॉलोइंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर द गिवन डेटा। तो सबसे पहले तो ये कर लेते हैं 9 + 10। ओके, 9 + 1 10, 10 + 6 16, 16 + 24 कितना हो जाएगा? 2 3 4 40, 40 + 21 61, 61 प्लस ये 73, 73 + 7 80, 80 हो जाएगा। ठीक है, 80 ही दिए हुए थे उन्होंने, यस 80 दिए हुए थे। तो हम इसको चेक कर लेते हैं। 9 10 16 40 61 73 एंड 80। ठीक है। अच्छा जी, क्या कह रहे हैं? कहते हैं using a scale of 1 centimeter to represent 5 years on horizontal axis and 1 centimeter to represent 10 workers on the vertical axis। यानी कि 1 बॉक्स पे 5 लिखना है और 1 बॉक्स पे 10 लिखना है। ओके, और कहाँ तक जाना है इस टेबल को लेकर हमें? 55 तक। ओके, मैं ना यहाँ पर, क्योंकि मेरा बॉक्स थोड़ा सा छोटा है तो मैं 2 बॉक्सेस को 1 ले रहा हूँ। ठीक है, उन्होंने 1 बॉक्स कहा था तो हम 1 बॉक्स को 2 बॉक्सेस लेंगे। 2 बॉक्सेस इज इक्वल्स टू 5 यूनिट्स। और उन्होंने 1 बॉक्स कहा था तो हम 2 बॉक्सेस लेंगे इज इक्वल्स टू 10 यूनिट्स। ठीक है, क्योंकि मेरा बॉक्स छोटा है, मैं ज़्यादा जूम करूँगा तो स्क्रीन जो है ना ख़राब हो जाएगी। तो हम 2 बॉक्सेस छोड़ के 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 एंड 55। ठीक है, क्योंकि आपके पास जो टेबल होगा, ग्राफ होगा, उसमें एक जो बड़ा बॉक्स होगा उसमें छोटे 10 बॉक्सेस होंगे, तो आपके लिए आसानी होगी ग्राफ पे बनाने के लिए। ठीक है, और अगर आपके पेपर में जो ग्राफ बॉक्स आएगा तो जो जैसा ग्राफ, वैसे तो पेपर में इसी तरह का कार्टेशन आता है, उसमें छोटे बड़े बॉक्सेस नहीं होते हैं। ठीक है, लेकिन जो आप घर में से या परचेस करके लाएंगे बुक, उसमें आपके पास छोटे बड़े बॉक्सेस डिफाइन हुए होंगे। ठीक है, 10 20 30 40 50 60 70 और 80। वैसे हमें जाना कहाँ था कि 80 तक ही जाना था ना हमें, बस। अच्छा, ये कर लिया हमने। पहला पार्ट था यूजिंग स्केल ऑफ दिस टू दिस ड्रॉ अ क्यूमुलेटिव। ओके, क्यूमुलेटिव कब बनाना है? ओके ठीक है, तो मुझे ये टेबल चाहिए। इसको उठा लेते हैं, यहाँ से पिक कर लेते हैं ताकि मैं वहाँ ले जाऊँ, ताकि मुझे बार बार ऊपर ना आना पड़े ग्राफ को रीडिंग्स पढ़ने के लिए। ठीक है, सबसे पहले तो ये 0 20, अगर हमारा जो कर्व शुरू हो रहा है ना 0 से, जैसे 20 से शुरू हो रहा है तो 20 पर तो 0 मार्क करेंगे हम। ठीक है, तो 20 पर हम मार्क करेंगे 0 यहाँ पर। ठीक है, शुरू का तो इन्होंने डेटा दिए नहीं तो हमें इसको, चलें ठीक है, बना दिया तो बना दिया, बिट्स ओके। तो एक और भी काम कर सकता हूँ मैं, आपको एक और चीज़ भी सिखाऊं। यहाँ पर जो हम बच्चों को बताते हैं, हमारी एक बायो की टीचर है, वो रिक्वेस्ट करती हैं कि बच्चों को ये चीज़ बताएं कि जैसे अब यहाँ पर डेटा ही मेरा 20 से शुरू हो रहा है, लेट्स से यहाँ पर। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो हम करेंगे, यहाँ पर हम एक इस तरह से करके यूँ कर देंगे। इसका मतलब ये है कि पीछे वाला सारा डेटा समराइज़ हो गया है 0 से, क्योंकि हमें 10 5 5 10 15 तक का कोई डेटा नहीं था, तो वो मैंने देखो श्रिंक कर दिया। सही है, अब हम 20 पे मार्क करेंगे, फिर 25 पे 9 मार्क करेंगे, 25 पे 9 मार्क करेंगे, वो 9 आ रहा है यहाँ पर, क्रॉस लगाते हैं। ठीक है, 30 पर 10 मार्क करना है, 30 पर 10। ओके, 30 पर 10 बड़ा अजीब सा बनेगा इसका। 35 पे 16, 35 पे 16 जो कि 15 से थोड़ा सा ऊपर होगा। 40 पर 40, 40 पर 40 आएगा यहाँ पर। 45 पे 61, सॉरी,
नहीं, थोड़ा सा और ऊपर जाएगा ये, 45 पर 61 थोड़ा सा यहाँ पर आएगा, ठीक है। इसके बाद है 50 पर 73, ये मैंने 55 लिख दिया गलती से, 50 पर 73, इसी पर 73 आ जाएगा यहाँ कहीं पर, थोड़ा सा 70 और 75 के बीच में। फिर हमारे पास है 55, 55 पर क्या है 80, तो वो 80 आ जाएगा यहाँ पर, 55 का कॉलम है यहाँ पर इस तरह से 80, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये कर्व कुछ इस तरह से स्मूथली आएगा, इस तरह से, ठीक है। क्योंकि आपके टीचर्स ने आपको सिखाया होगा कि कम्युलेटिव का कर्व हमेशा एस बनता है इस तरह से। हम भी अपने स्टूडेंट्स को यही सिखाते हैं कि ऐसे ही बनाना है, यूँ करके, ठीक है। लेकिन ये इन्होंने, मैंने आपको पहले ही कहा था कि बड़ा अजीब सा बनेगा, तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि आप शायद गलत बना रहे हो, आप बिल्कुल सही बना रहे हैं, ठीक है। अब क्या है, हमने क्या क्या कर लिया, हमने पहले ये कर लिया, अभी तक हमने सिर्फ यहीं तक पहुँचे, हमने ड्रॉ द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व किया अभी तक। अब आगे कहते हैं यूजिंग द कर्व इन द पार्ट नंबर 2, यही वाली की बात करें, एस्टिमेट द नंबर ऑफ वर्कर्स हु आर यंगर देन 33 ईयर ओल्ड। ये एजेस हैं 33 ईयर ओल्ड से ऊपर के, जो हु आर यंगर देन 33 से ऊपर का डेटा चाहिए, ठीक है। तो 33 पर आते हैं सबसे पहले। देखो बच्चों, ये है 30, ये है 35, 32.5 यहाँ पर होगा, 33 थोड़ा सा आगे होगा, तो 33 हमारा थोड़ा सा आगे होगा, यहाँ टच करते हैं, ठीक है। लेट्स से इसमें डेटा वेरी करेगा हमारा। अब ये 10 और 15 के बीच में है, तो मैं इसको 13 मान लेता हूँ, ठीक है, सही है। तो हमें चाहिए क्या, क्या कहते हैं, वो कह रहे हैं द नंबर ऑफ वर्कर्स हु आर यंगर देन 33 ईयर्स ओल्ड। ओके, तो हमारे पास आ रहा है यंगर, छोटे होते हैं, ठीक है, हाँ से ये माइनस नहीं करना, मैं सॉरी, थोड़ी सी मैथ ज़रा ख़राब, इंग्लिश भी ख़राब है मैथ्स के साथ साथ। तो यहाँ पर हमारे पास आ रहा है 15 स्टूडेंट हैं ये, पहले दोबारा देख लेते हैं, 15 क्या हैं ये, 15 वर्कर्स हैं, ठीक है। 15 वर्कर्स ऐसे हैं जिनकी एज 33 या उससे छोटी है। अच्छा, पीछे आपके जो बुक में अगर आंसर आ रहा होगा, वो किसी का 13 14 भी आ सकता है, 16 17 भी आ सकता है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि आपने कर्व किस तरह का बनाया है, ठीक है। तो हमारे पास 15 वर्कर्स आ रहे हैं जिनकी एज 33 या से नीचे है, यंगर का मतलब नीचे, मैं ऊपर चला गया था, सॉरी। द फ्रैक्शन ऑफ द वर्कर्स हु आर एट लीस्ट 46 ईयर ओल्ड, यानी कि एट लीस्ट का मतलब क्या है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा भी चाहिए, 46 या उससे ऊपर वाले सब चाहिए, इसमें ऊपर जाना है, ठीक है। ये एल्डर वाले आ गए। तो जाता हूँ मैं टेबल में अपने, 46 का मिलेगा मुझे बच्चों, 45, 47, 45 के बाद बीच में आता है 47.5, 46 यहाँ कहीं पर होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे ही एक स्ट्रेट लाइन जाकर कर्व से टच होगी, तो ये जो यहाँ पर आ रहा है ये 65 के पीछे होगा, तो मैं इसको 64 मान लेता हूँ, ठीक है। तो मुझे इससे ऊपर का डेटा चाहिए, तो 80 और 64 के बीच का जो डेटा है वो मेरा आंसर होगा। तो 80 और 64 के बीच का डेटा निकालने के लिए इसको माइनस करते हैं, तो ये बन रहे हैं कितने, 80 माइनस 64 बन रहा है 16, ठीक है। तो ये आंसर आ गया 16। लेकिन उन्होंने पूछा है फ्रैक्शन, द फ्रैक्शन ऑफ द वर्कर, तो 16 है मेरे और टोटल मेरे पास 80 हैं, तो 16/80 कितना बनता है फ्रैक्शन, 1/5 का, ठीक है। तो फ्रैक्शन बन गया 1/5 का, ठीक है। ये स्टैटिस्टिक्स के अंदर इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि हर रिक्वायरमेंट को बार बार पढ़ें, ठीक है। द वैल्यू ऑफ पी इफ़ 75% ऑफ द वर्कर्स आर एट लीस्ट पी ईयर्स ओल्ड, ओके नो प्रॉब्लम। पहले तो 75% निकाल लें, 75% ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो 75/100 कितना बनता है, 3/4, 3/4 ऑफ टोटल वर्कर्स कितने थे भाई, 80 वर्कर्स थे, 80 वर्कर्स, तो 60 बनेगा ये, 3/4 ऑफ 80, यस ये बन रहा है 60 वर्कर्स। तो द वैल्यू ऑफ पी इफ़ दिस परसेंटेज ऑफ द वर्कर्स आर एट लीस्ट, तो 60 वर्कर से ऊपर का डेटा चाहिए, तो 60 वर्कर हमारे ये रहे, ये जैसे इससे टच होगा ये यहाँ नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पर 45 से पीछे रहना है थोड़ा सा ना मैंने, ठीक है। तो
हमें उन्होंने सवाल दोबारा पढ़ते हैं, क्या कहा है मैं भूल गया। कहते हैं इफ़ द वैल्यू ऑफ पी इफ़ 75% ऑफ द वर्कर्स आर एट लीस्ट पी ईयर्स ओल्ड, कम से कम उनकी एज इतनी होनी चाहिए। तो ये कहाँ जाके टच हुआ है? 75% वाला हमारा ग्राफ में 60 60 60 पर टच हुआ है ना ये। और हमें ईयर्स मालूम करनी है। वर्कर्स हमारे 60 दिए हुए हैं, 60 पे ब्लैक वाला टच हुआ है ये। तो 45, और अगर हमें ज़्यादा वाले चाहिए एजेस, नहीं सवाल गलत पढ़ रहा हूँ मैं शायद। उन्होंने कहा है द वैल्यू ऑफ पी इफ़ 75% ऑफ द वर्कर्स आर, तो ये आ रहे हैं 60 वर्कर्स। तो हमें 60 वर्कर्स जो हैं हमारे, देखो मैं समझिए मेरी गलती, 60 वर्कर्स जो आ रहे हैं इनकी जो एज है ये एट लीस्ट है, ठीक है, पी से एट लीस्ट ज़्यादा से ज़्यादा है। तो ये 60 वर्कर जो हैं जो ऊपर से नीचे आएंगे, 60 वर्कर, ये 60 पे क्लिक नहीं होगा। देखें ये सवाल दोबारा समझें। देखें उन्होंने कहा है कि 60 वर्कर ऐसे हैं, द वैल्यू ऑफ पी विच इज़ 70 इफ़ द 75% ऑफ द वर्कर्स आर एट लीस्ट पी ईयर ओल्ड। ओके, 60 वर्कर्स ऐसे हैं जिनकी एज ज़्यादा है इस एज से, ठीक है। अब ये 10 भी हो सकती है, 10 20 तो 10 तो नहीं हो सकती, 25 30 हो सकती है, ठीक है। तो 60 वर्कर्स ऊपर से नीचे आने हैं, 60 वर्कर्स 80 से 60 वर्कर नीचे आओगे तो यहाँ 20 पर आकर रुकोगे, ठीक है। तो ये 20 वाला जो कर्व है आपका, जब यहाँ टच होगा तो ये है हमारे पास, ठीक है। ये बन रहा है तकरीबन 35 और ये होगा 37, तो मैं इसको 36 मान लेता हूँ, ठीक है, 36 ईयर्स। अब सवाल समझें दोबारा। ये वाला जो डेटा है ये 60 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, 60 वर्कर्स हैं जिनकी एज 36, यानी कि पी था ना मेरा, ये पी ईयर्स ओल्ड था, ठीक है। तो 36 से एटलीस्ट 36, यानी कि इससे ज़्यादा भी हो सकती, तो ज़्यादा वाला डेटा सारा ये रहा। तो ये बहुत ध्यान से करिएगा इस सवाल को। इन्होंने हमें सवाल में घुमाया, देखें मैं खुद थोड़ी देर के लिए रुका। उसने कहा कि वैल्यू ऑफ पी 75% ऑफ द वर्कर्स आर एटलीस्ट, उनकी एज ज़्यादा है, ये जो 60 वर्कर्स हैं उनकी एज इससे ज़्यादा है, इस लिमिट से ज़्यादा की एज है। तो इस लिमिट से ज़्यादा की एज ये हैं और ये सारी एज यहाँ से ऊपर जा रही है। ये वाले वो हैं जिनकी एज हमारे पास इस 36 से कम है। तो हमारा जो आंसर आ रहा है पी का वो 36 ईयर्स ओल्ड आ रहा है, ठीक है। अगर किसी बच्चे ने गलती से यहाँ पर ये ले लिया था, जैसे अभी मैंने लिया था 60, यहाँ पर 60 मार्क किया था और यहाँ पर ये आया था 44 या 45 समझ लो, तो मुझे ना यहाँ पर 45 से ज़्यादा के जो वर्कर मिल रहे थे, वो मैं यहाँ पर ये सोचा था कि ज़्यादा वर्कर तो 20 बन रहे हैं, क्योंकि उसने कहा कि एटलीस्ट पी की एज यहाँ पर आई 30, इससे ज़्यादा के वर्कर्स, इससे ज़्यादा की एज वाले वर्कर्स तो 20 वर्कर बन रहे हैं। तो यहाँ ये थोड़ा सा सिर्फ सोचने वाला दिमाग का काम था थोड़ा सा। यहाँ अगर हम ज़रा सा भटके तो सवाल हमारा पूरा ख़राब हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब हम देखते हैं आगे। इफ़ 2 वर्कर्स आर चूजन एट रैंडम, 2 वर्कर्स, फिर वही पिछले वाले सवाल वाली गलती नहीं कीजिएगा, या मेरे साथ मैंने भी गलती की थी, ठीक है। इफ़ 2 वर्कर्स आर चूजन एट रैंडम फ्रॉम द 80 वर्कर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द वर्कर्स आर यंगर देन 38 ईयर्स ओल्ड। यंगर होंगे 38 ईयर ओल्ड, 38 ईयर ओल्ड्स के ऊपर पहले आओ। 38 ईयर ओल्ड कहाँ है मेरा? 35, ये वाला होगा मेरा 37.7, 38 मेरा यहाँ कहीं पर होगा, ठीक है। तो मैं 38 यहाँ मान लेता हूँ कि ये मेरा 38 यहाँ कहीं पर होगा, ठीक है। ये सॉरी 38 यहाँ कहीं पर मानकर मैं आया, जैसे ही मैं कर्व पे टच हुआ, ठीक है। तो अब ये कर्व पे जब टच हुआ है तो मैं इसको मान लेता हूँ, यहाँ पर आ रहा है ये 31 मान लेता हूँ मैं इसको, ठीक है। लेट्स से 31, क्योंकि यहाँ पर 35 होगा मेरा, ठीक है। मैंने इसको 31 मान लिया। अब उन्होंने क्या कहा सवाल में कि 2 वर्कर्स चाहिए, 2 वर्कर्स चाहिए जे चूजन एट रैंडम फ्रॉम द 80 वर्कर्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है। तो पहले होंगे 80 वर्कर्स और फिर उसके बाद एक वर्कर कम होकर हो जाएगा 79 वर्कर, ठीक है। अच्छा अब अगर मैंने 31 लिया है तो मैं काम करता हूँ, उसको राउंड फिगर करके 30 ही ले लेता हूँ, क्योंकि मेरा कर्व थोड़ा सा आगे पीछे हुआ है। तो मैं अगर इसको 30 ले लेता हूँ फॉर द सेफ साइड और इसको 29 ले लेता हूँ, तो भी आंसर देख लेते हैं। और अगर जो हमने 31 लिया है वो भी चेक करके देख लेते हैं, ठीक है। और वाली कंडीशन तो 30/79 चेक कर लेते हैं दोनों में कितना फ़र्क आ रहा है।
इससे ज़्यादा फ़र्क आना नहीं चाहिए और आता भी नहीं है। 29 87 अपॉन 632 आई एम सॉरी। और अगर मैं इनको राउंड अलग कर देता हूँ, इसको 31 कर देता हूँ, तो 93 अपॉन 632 आ गया, 93 अपॉन 632 आ गया। तो सिर्फ 5 यूनिट्स का फ़र्क आ रहा है इसमें, इसमें फ्रैक्शन में तो डेसिमल में इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं आएगा। 0.14 आ रहा है और 0.14 और 0.137 आ रहा है। इसका 0.137 आ रहा है और इसका 0.14 आ रहा है, ठीक है। तो कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं आ रहा हमारा। तो हम कोई सा भी ले सकते हैं डेटा, ये भी ले सकते हो डेटा आप और ये भी ले सकते हो। इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन द कर्व। ठीक है जी, होप सो मैं आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।